संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात 1950 के बाद राज्य कौन कौन से बढ़ाए गए, इसको हमने एक सरसरी नज़र से देखा। इस काल में न केवल राज्यों की संख्या में बदलाव आया है, 14 से लेकर पहले 16, फिर 14, फिर आज 29, बल्कि विभिन्न कारणों से इनके नाम भी बदले जाते रहे। मात्र क्षेत्रीय सीमाओं में बदलाव नहीं आया, मात्र राज्यों की संख्या में बदलाव नहीं आया, बल्कि इन राज्यों के नाम भी समय समय पर बदलते रहे और आज भी वो नामकरण, नए नामकरण की प्रक्रिया चल ही रही है। कई नाम बदले गए, जैसे मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया, मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, संयुक्त प्रांत का नाम, संविधान जब बना था तो उस समय संयुक्त प्रांत का नाम संविधान में स्वीकार किए जाने के बाद उसे तुरंत उत्तर प्रदेश कर दिया गया। संयुक्त प्रांत यानी वही उत्तर प्रदेश क्षेत्र, पर संयुक्त प्रांत उसका मूल नाम दिया गया था संविधान के द्वारा, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ घटनाक्रम कि उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश तुरंत कर दिया गया। संविधान की जो पहली सूची बनी उसमें जो अनुसूची में जो नए नाम जोड़े गए कुछ इस प्रकार थे। पहला आंध्र प्रदेश, 1953 में पहला राज्य था ये जो भाषाई आधार पर बना था, जिसमें मद्रास के कुछ क्षेत्र मिलाए गए 1956 में। दूसरा केरल, त्रावणकोर कोचीन के स्थान पर इसका नाम केरल रखा गया, अदरवाइज पूर्व में इसका नाम त्रावणकोर कोचीन था। कोचीन वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है केरल का, पोर्ट शहर है। गुजरात, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में बटा, जिसे पहले मुंबई के रूप में जाना जाता था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, वही 1960 में। अगला नागालैंड, जो असम राज्य से कुछ क्षेत्र को लेकर, लुएनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड, असम से लेकर निकालकर नागा पहाड़ियों के क्षेत्र को लेकर ये नागालैंड का निर्माण होता है। हरियाणा, पंजाब के पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हरियाणा को काटकर, उस क्षेत्र को काटकर हरियाणा राज्य बनाया जाता है। कर्नाटक, जैसा मैंने बताया पूर्व में इसका नाम मैसूर था और मूलतः ये ख भाग था, लेकिन 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश, जो यूनियन टेरिटरी भी था, उसे राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है बाद में, और शिमला उसकी राजधानी बनाई जाती है। 1970 में वह देश का 18वां राज्य बनता है और पूर्व में ये ग सूची में शामिल था। आपको याद होगा क ख ग घ, उस ग सूची से इस नाम को हटा दिया जाता है और पूर्ण राज्य के दर्जे की सूची में से शामिल कर लेते हैं। मणिपुर और त्रिपुरा, जो मूलतः ग भाग में थे, वो 1971 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति से ऊपर लाया जाता है उनको और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। मेघालय 1959 में संशोधन अधिनियम 23, उसके तहत मेघालय को असम राज्य के स्वायत्त राज्य के रूप में बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा उसे दे दिया गया। सिक्किम एक भारत का एक रक्षित राज्य था, अर्थात संविधान के 35वें संशोधन में इसे संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन में जो 1975 में हुआ उसमें उसे पूरी तरह से 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। फिर मिजोरम 1986, अरुणाचल प्रदेश 1986 पूर्ण राज्य का दर्जा और मिजोरम 23वां बनता है, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य होता है। गोवा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है और
उसका जो दूसरा क्षेत्र है दमन और दीव, इसे केंद्र शासित कर दिया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, याद रखेंगे कि अपने राज्य के निर्माण का आधार क्या था, किस काल में हुआ था? प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को हटाकर उसे एक अलग क्षेत्र बनाया गया। 26वां राज्य, तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है, किस क्रम का राज्य है? 26वां राज्य, देश का वह 26वां राज्य बनता है। और इस प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश जो स्वयं इतना विशाल राज्य था, आज भी वो वास्तव में बहुत विशाल है, वह उस हद तक छोटा हो जाता है। आप छत्तीसगढ़ राज्य को अच्छे से देखें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि हम आप इस राज्य के हैं। इनके जिलों की संख्या, जिलों के नाम आदि, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। अगला राज्य था उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। इसके कुछ क्षेत्र को अलग करके उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत 2000 में ही उत्तरांचल की स्थापना होती है, जो 27वां राज्य बनता है, छत्तीसगढ़ के साथ ही, लेकिन क्रमवार में 27वां राज्य। और उसी वर्ष झारखंड, बिहार को तोड़कर, बिहार से पुनर्गठन करके कुछ क्षेत्र को निकालकर 28वां राज्य बनता है झारखंड। और अंतिम राज्य तेलंगाना, 2014 आंध्र प्रदेश के एक हिस्से को हटाकर 29वां राज्य बनता है तेलंगाना। तो 29वां अंतिम राज्य तेलंगाना, 26वें क्रम में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ 2 अन्य राज्यों का निर्माण होता है, उत्तरांचल और झारखंड। सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत होता है। आदि आदि ये कुछ जानकारियाँ, आधारभूत जानकारियाँ आपको अवश्य होनी चाहिए। अब ये देखिए, हम इस अध्याय के अंतिम पायदान पर हैं। तुलना यदि हम करें तो 1947 का भारत का नक्शा देखें, उसके बाद 1956 का नक्शा देखें, उसमें राज्यों की अंदरूनी सीमाएं कैसी दिख रही हैं, और अब वर्तमान में भारत का नक्शा कैसा है, इस पर एक नज़र डालें। और थोड़ा उस अंतर को, जो गत 70 वर्षों में जो पुनर्गठन पर पुनर्गठन हुए हैं, उसको थोड़ा, इन परिवर्तनों को जज्ब करें। इस प्रकार हमने इस अध्याय में राष्ट्र की चुनौतियां, जो राष्ट्र ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद देखी, उन चुनौतियों के कारणों को जाना, समस्याओं को जाना, और किस प्रकार इन चुनौतियों का निवारण हल करने के प्रयास किए गए, हल करने के, और कितने हम सफल असफल हुए। जहाँ तक जो 3 समस्याओं का हमने अध्ययन किया, उसमें पुनर्वास की समस्या, विभाजन की समस्या, शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या और राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का तो हल लगभग पूरा हो चुका है, निकल चुका है। जो एक समस्या अभी भी मुंह बाए खड़ी है, और वह है कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या के सतत प्रयास होते रहे, न जाने कितने दौर की बातचीत भारत, पाकिस्तान और विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच में, संबंधित राष्ट्रों के बीच में इस समस्या को लेकर चली, पर जितनी बातें हुई उतनी ही समस्या गहराती गई। और आज भी इन 3 समस्याओं में से एक समस्या आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इस प्रकार यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब हम कुछ प्रश्नों की ओर मुखातिर हों। इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न, जिनके उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, और यदि इन 6-7 प्रश्नों को आप उनका अध्ययन कर सही तरीके से उत्तर देखते हैं, तो निश्चित रूप से अध्याय आपके लिए पूर्णतः एक सफल अध्याय रहेगा।
प्रश्नों की इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्र निर्माण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं मुख्य थीं? यह अध्याय ही समस्याओं का है। तो प्रश्न है, भारत में राष्ट्र निर्माण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं मुख्य थीं? बिंदुवार वर्णन करें संक्षिप्त में। दूसरा प्रश्न, इसमें आपको तीनों समस्याओं का जिक्र करना है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, और उनके बारे में संक्षिप्त में लेख लिखना है। समस्या की मूल जड़ क्या थी, उस समस्या को हटाने की प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखें, और अंत में परिणाम क्या हुए समस्या को निपटाने के बाद, ये संक्षिप्त में लिखना। प्रश्न 2, भारत विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालें। क्या क्या कारण थे जिसके कारण ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर ही रहा, इसके बावजूद कि अधिकतर लोग इसके पक्ष में नहीं थे। तो इसको आपको अच्छी तरह समझते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालना है कि ऐसी क्या स्थितियां थीं, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण विभाजन अवश्याम्भी हो गया। भारत विभाजन के कारणों पर प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न, भारत के विभाजन के बाद की पलायन की समस्या से आप क्या समझते हैं? पलायन की समस्या से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखें। और उसी क्रम में इस समस्या का हल कैसे किया गया, इस पर भी एक पैराग्राफ जरूर लिखेंगे। पलायन के मायने क्या थे और इसको पलायन के जो उपजी समस्याएं थीं उसका निराकरण कैसे किया गया, चाहे सरकार के द्वारा चाहे अन्य माध्यमों में, इस पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना है। चौथा प्रश्न, कश्मीर समस्या क्या है? 3 पंक्तियों में कश्मीर समस्या क्या है, उसी में आगे आपको लिखना है और क्यों है, यानी कारणों पर प्रकाश डालना। ऐसे क्या कारण थे कि एक कश्मीर एक समस्या बन गया? कारणों को थोड़ा विस्तार से आपको लिखना है, थोड़ा गहराई पे जाते हुए इसको लिखना है। इस अध्याय का अध्ययन करते हुए कश्मीर समस्या पर 2 बार लंबे सेशंस हुए हैं, उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा कि इनके कारण क्या थे, कारणों पर प्रकाश डालें। 5वां, देशी रियासतों के विलयन पर सरदार पटेल की भूमिका को केंद्र में रखकर लेख लिखें। अर्थात आपको विलयन की समस्या को उतना नहीं बताना है जितना आपको ये इस लेख में बताना है अपने उत्तर में कि सरदार पटेल ने कैसे विलयन की समस्या की जिम्मेदारी ली और कैसे उसे सफलतापूर्वक निपटाया। देशी रियासतों के विलयन को खासकर कैसे भारत के एकीकरण में, राजनीतिक और भावनात्मक एकीकरण में सरदार पटेल ने कैसे बहुत अहम भूमिका निभाई। आखिर उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्न ये भी बन सकता है कि सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, लेख लिखें। मोटे मोटा उत्तर यही होगा जो आप केंद्र में, सरदार पटेल को केंद्र में रखकर विलयन की बात पर लेख लिखेंगे। 6वां प्रश्न, राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया, अर्थात पुनर्गठन के कारण, पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों किया गया। जैसे राज्य थे जस के तस वैसे ही न रह के स्वतंत्रता के बाद फिर से उन्हें उनकी सीमा रेखाएं फिर से खींची गई, क्यों, कारण लिखें। और इस पुनर्गठन के कारण
क्या नई समस्याएं सामने पैदा हुई, तो दूसरा बिंदु होगा समस्याएं। पहला तो कारण, पुनर्गठन के कारण, दूसरा पुनर्गठन से उपजी समस्याएं, और तीसरा होगा, इस प्रश्न का तीसरा हिस्सा है, इन समस्या का निवारण कैसे किया गया। पुनर्गठन की समस्या का, पुनर्गठन से उपजी जो समस्याएं थीं उसका निवारण कैसे किया गया, ये आपको लिखना है। ये प्रश्न 6 है। अब 7वां और अंतिम प्रश्न पुनः कश्मीर के मुद्दे को लेकर है, और वो है कश्मीर समस्या का क्या प्रभाव देश और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पड़ रहा है। कश्मीर समस्या का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर एक लेख लिखें, जिसमें आपको जिक्र करना होगा भारत को काफ़ी आर्थिक रूप से कश्मीर समस्या पर धन खर्च करना पड़ रहा है। आपको बताना होगा पड़ोसी राज्यों से, पाकिस्तान आदि से हमारे संबंध अच्छे नहीं होने, और उसके परिणाम आपको बताना होगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान द्वारा भारत का सतत रूप से विरोध और उसके परिणाम। साथ ही आपको बताना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, और उसके साथ ही शीत युद्ध में भारत या कश्मीर समस्या को घसीट लिया जाना। तो इस प्रकार ये एक बहुत अहम प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, और इसके प्रभावों को लेते हुए आपको ये भी बताना होगा कि किस तरीके से भारत जहाँ सामाजिक विकास की आवश्यकता को जोर देता है, उसे काफ़ी पैसा अपना सामरिक व्यवस्था के लिए, उचित सामरिक व्यवस्था में खर्च करना पड़ रहा है, और उसका कारण है मूलतः कश्मीर समस्या। तो इस प्रकार ये 7 प्रश्न और इनके उत्तर आप यदि हल करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपने इस अध्याय का गहन अध्ययन कर लिया है।